गर्भवती हाथी। एक छोटा सा गांव था और वो गांव बहुत ही खूबसूरत था। उस गांव के चारों तरफ घना सा जंगल था। उस गांव के सारे लोग किसान थे। वो खेती करके जिया करते थे। उसी गांव में शेखर नाम का एक लड़का रहता था और वो बहुत ही शैतान था। हमेशा कोई न कोई शैतानी करके सारे लोगों को तंग किया करता था। शेखर के माँ बाप भी किसान ही थे, जिसकी वजह से वो सुबह सुबह उठकर खेत के लिए चले जाया करते थे। शेखर घर पर रहकर सारा दिन क्या करता है, इन बातों की खबर उसके माँ बाप को नहीं थी। एक दिन शेखर अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलने के लिए जाता है। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग पानी की मटकियों में पानी लेकर आ रहे थे, जिन पर शेखर और उसके दोस्तों ने मिलकर पत्थर मारने शुरू कर दिए थे, जिससे उन लोगों के सारे पानी के मटके टूट जाते हैं और सारा पानी बह जाता है। वो लोग पानी के लिए बहुत दूर तक चला करते थे और इन शैतानों ने वो सारा पानी बर्बाद कर दिया था। फिर वो सारे लोग जाकर शेखर के माँ बाप को ये सारी बात बताते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो शेखर? तुम्हारी खुशी के लिए मैं और तुम्हारी माँ दोनों ही खेत जाकर इतना सारा काम करते हैं। तुमने कभी हमारी सहायता करने की भी नहीं सोची। और कल तुमने क्या किया था? अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ लोगों के पानी के मटके तोड़ दिए। अरे नहीं पिताजी, वो उनके पास ही में एक बड़ा सा पेड़ था जिस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। मैंने तो उसको पत्थर मारा था, लेकिन अनजाने में उनके मटकियों को लग गया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्या? कबूतर को मारना चाहते थे? क्या तुम पागल हो गए हो? इस तरह बेजुबान जानवरों को सताना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं? देखो शेखर, अगर दोबारा ऐसा कोई काम किया ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। हाँ ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। शेखर के पिता की कही कोई भी बात शेखर के कान तक नहीं गई थी। वो जो चाहता था बस वही करता था। एक दिन बहुत बड़ी बारिश हो रही थी और उस जंगल में एक गर्भवती हाथी थी, जिसको बारिश की वजह से खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। फिर वो हाथी अपने होने वाले बच्चे को बचाने के लिए कुछ खाने की तलाश में उस गांव के अंदर आ जाती है। ये बात पता चलते ही शेखर उसके दोस्तों के साथ मिलकर उस हाथी को सताना चाहता था। फिर वो एक पाइनएप्पल लेकर उसे काटता है और उसके अंदर एक पटाखा रख देता है। फिर दूसरे दिन शेखर पता करता है कि वो गर्भवती हाथी कहाँ है। फिर उसको पता चलने के बाद वो रास्ते में उस पाइनएप्पल को रख देता है, जिस रास्ते में हाथी चलकर आ रही थी। वो बेचारी हाथी 2 दिन से भूखी थी और खाने की तलाश में बहुत ही परेशान होकर घूम रही थी। तभी उसको एक पाइनएप्पल रास्ते पे पड़ा नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसके होने वाले बच्चे को खाना पहुंचाना बहुत जरूरी था। और फिर वो बहुत ही खुश होकर पाइनएप्पल खाने के लिए आगे बढ़ती है। ये सब कुछ एक पेड़ के पीछे छुपे शेखर और उसके दोस्त देख रहे थे। अरे वाह, अब देखो मजा आने वाला है। देखो वो कैसे तड़पेगी और उसके पेट में बच्चा भी है। वो हाथी अपने दिल ही दिल में कहने लगी, देखा बेटा तुमने, हम लोग भूखे हैं ना, लोगों ने हमारे लिए यहाँ खाना रखा है। सच बताऊं बेटा, ये इंसान बहुत अच्छे होते हैं। ये कहती हुई बहुत ही खुशी खुशी वो उस पाइनएप्पल को उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है। फिर अचानक वो पटाखा उसके मुंह में ही फट जाता है
और हाथी के मुंह से बहुत ही खून बहने लगता है। वो बेचारी हाथी दर्द से चिल्लाने लगी और इधर उधर भागने लगी। उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था और उसको बहुत जलन भी महसूस हो रही थी। फिर वो हाथी भागती हुई पास ही रहने वाली एक नदी में जाकर पानी पीने लगती है। दर्द की वजह से वो हाथी हिल भी नहीं पा रही थी। ये सब कुछ देखकर शेखर को दुख होने लगा। उसने सोचा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर गांव के कुछ लोगों को ये सारी बात जाकर बताता है और कहता है कि आए और उस हाथी की सहायता करें। और फिर गांव के कुछ लोग आकर एक और हाथी की सहायता से उस हाथी को उस नदी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसी तरह 1 घंटा गुजर जाता है और बहुत ही ज्यादा खून बहने के कारण वो हाथी वहीं मर जाती है। माँ, हमें क्या हुआ है माँ? और तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रही थी माँ? तुम्हें क्या हो गया है? बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें ऐसी एक आत्मा की तरह देखूंगी। मैंने पूरी कोशिश की थी तुम्हारी जान बचाने की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं तो चाहती थी कि तुम्हें ये सारी दुनिया दिखाऊं और तुम्हारे साथ खूब खेलूं। और मैं ये देखना चाहती थी कि तुम कैसे मेरे पीछे पीछे माँ माँ कहते घूमा करोगे और तुम्हें नदी में लाकर नहलाऊंगी। लेकिन ये सारे सपने अधूरे रह गए और हम मर गए। माँ, तुम ऐसे मत रो माँ। तुम्हें रोता देखकर मुझे भी रोना आता है माँ। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना माँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। उस गांव के सारे लोग बहुत ही दुखी हो गए थे क्योंकि वो हाथी गर्भवती थी और ऐसी हालत में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। फिर सारे लोगों को ये बात पता चली कि ये हरकत शेखर की हुई है। फिर सारे लोगों ने मिलकर पुलिस को खबर कर दी थी और पुलिस आकर शेखर को गिरफ्तार कर लेती है। शेखर भी अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा था और मन ही मन अपने आप को कोसने लगा। कोई दर्द अगर इंसान को हो जाए तो इंसान उस दर्द को बयान कर सकता है और किसी को सुना सकता है, लेकिन एक बेजुबान जानवर को अगर कोई तकलीफ पहुंचाई गई तो वो किसी से कह भी नहीं पाते। हमें चाहिए कि ऐसे बेजुबान जानवरों का ख्याल रखें और उनसे प्यार करें। तो चलिए आज हम अपने आप से एक वादा करते हैं कि कोई भी बेजुबान जानवर को या फिर परिंदों को हम कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही उनको तंग करेंगे। जादुई आइसक्रीम। विनोद एक बहुत अच्छा आदमी था। वो बहुत मेहनती भी था और वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा था क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था। उसने अपनी ही तरह की एक अनाथ लड़की को पसंद करके शादी कर ली थी। विनोद एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम किया करता था। बहुत कम पैसे कमाता था। 1 महीने की तनख्वाह भी उनकी जिंदगी के लिए कम पड़ जाती थी। लेकिन विनोद हमेशा यही चाहता था कि वो ढेर सारा पैसा कमाए क्योंकि उसके होने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहता था। जो भी पैसे वो कमाता था उन्हीं में थोड़े से पैसे बचत भी किया करता था। इसी तरह बचत किए पैसों से वो एक आइसक्रीम की बंडी खरीदता है। सुबह फैक्ट्री में काम करता और शाम को आइसक्रीम बेचा करता था और रात को घर वापस आता था। ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? रात के 10 बजने तक भी घर वापस नहीं आ रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक बस काम ही काम कर रहे हैं। जितना हमें मिलता है हम उसमें भी तो खुश रह सकते हैं ना? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए या फिर हमारे लिए काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमारे होने वाले बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ।
ताकि उनको अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छा कोई काम भी मिले। जब भी कुछ पूछूंगी तब बस यही कहते रहते हैं। अच्छा, आप पहले खाना खा लीजिए। विनोद हमेशा की तरह फैक्ट्री का काम खत्म करके आइसक्रीम की बंडी लेकर बेचने के लिए जाता है। आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, वेनिला बटरस्कॉच चॉकलेट आइसक्रीम, आइसक्रीम आइसक्रीम। देखो भाई, उधर कुछ गुंडे खड़े हैं, तुम उधर मत जाना। मेरे पास 100 रुपयों की मूंगफली लेकर खाए थे, लेकिन उनके पैसे नहीं दिए और मुझे वहां से भगा दिया था उन्होंने। वो बात सुनकर विनोद वहाँ से अपनी आइसक्रीम की बंडी को लेकर पीछे मुड़ता है, लेकिन वो गुंडे विनोद के पास आ ही गए थे और उसकी आइसक्रीम की बंडी के सामने आकर खड़े हो गए थे। क्यों रे, किधर भाग रहा है? उस मूंगफली वाले ने क्या सब बता दिया था क्या? अच्छा, वो सब छोड़ और हम सबको आइसक्रीम दे। सर, ये मेरी बंडी नहीं है सर। शाम तक जो पैसे मैं कमाता हूँ वो सारे पैसे ले जाकर मालिक को देता हूँ और वो मुझे कुछ पैसे देते हैं जिससे हमें कुछ खाने को मिलता है सर। अगर पैसों का हिसाब बराबर नहीं दूंगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कृपया करके मुझे जाने दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी कहानी थी जो तूने अभी अभी सुनाई थी। अपनी बकवास बंद कर और हमको आइसक्रीम दे, वरना तेरा सर फोड़ दूंगा। विनोद के लाख रोकने के बाद भी वो गुंडे जबरदस्ती आइसक्रीम छीनकर खा लिए थे। उस दिन विनोद बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि सारा दिन मेहनत करके जो पैसे उसने कमाए थे उससे दुगना नुकसान उन गुंडों की वजह से उसका हो गया था। विनोद ने चाहा कि उन गुंडों से दोबारा फिर कभी सामना ना हो, लेकिन वो गुंडे हमेशा विनोद पर ही नजर रखा करते थे। जहाँ वो आइसक्रीम की बंडी रखता, वहाँ जाकर जबरदस्ती आइसक्रीम लेकर खाया करते थे। एक दिन विनोद ने उन गुंडों को आइसक्रीम देने से मना कर दिया था, जिससे वो गुंडे विनोद को मारते हैं और उसके आइसक्रीम की बंडी को भी तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन रात को विनोद रोता हुआ सड़क पर ही बैठा रहा, बेचारा घर भी नहीं गया था। बेटा, इतनी रात को तुम ऐसे अकेले यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? कोई समस्या है क्या? कौन है आप और मेरे बारे में जानना क्यों चाहते हैं? मैं अपनी परेशानियां आपको सुनाकर आपको भी दुखी नहीं कर सकता। मुझे ये सब झेलने की आदत हो चुकी है। आप जाइए। ऐसे निराश मत होना बेटा। तुम शायद मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें देखता ही रहता हूँ। अच्छा, अब तुम अपनी आइसक्रीम की बंडी लेकर अपने घर जाओ। आज के बाद सब अच्छा ही होगा। बंडी? कौन सी बंडी? उन गुंडों ने तो सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ये कहता हुआ वो उसकी आइसक्रीम की बंडी को देखता है। उसने देखा कि उसकी बंडी तो बिल्कुल पहले की तरह ठीक ठाक खड़ी थी। परेशान होकर वो दोबारा उस आदमी की तरफ पलटता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। विनोद बहुत ही खुश होकर अपनी बंडी लेकर घर चला जाता है। फिर अपनी पत्नी से ये सारी बात बताता है। और कौन हो सकता है? वो जरूर भगवान ही होंगे, जो उस रूप में हमारी सहायता करने के लिए आ गए थे। आज तक हमने सिर्फ दुख ही दुख देखे हैं, शायद अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, उन गुंडों को भी भगवान ही देख लेंगे। पत्नी की बातें सुनकर हिम्मत जोड़कर विनोद हमेशा की तरह फैक्ट्री का काम खत्म करके आइसक्रीम की बंडी लेकर बेचने के लिए जाता है। रास्ते में वो गुंडे फिर से उसके सामने आ गए थे। क्यों बे? रात को ही मार खाए थे तुमने और आज फिर से काम के लिए शुरू हो गए। और ये क्या, तुम्हारी बंडी बिल्कुल नई नई चमक रही है। सर, आपसे पिटने के बाद मुझे अकल आ गई है। अब आपको जितनी आइसक्रीम्स चाहिए आप खा लीजिए। आखिरकार तूने हमारी बात मान ही ली। इतना डर तो होना चाहिए ना। विनोद हंसता हुआ उन लोगों को आइसक्रीम दे देता है।
बड़े मूंछों वाले गुंडे ने पिस्ता फ्लेवर का आइसक्रीम लिया था। वो आइसक्रीम खाते ही उसकी मूंछ हरे रंग की हो जाती है। बाकी गुंडे भी अलग अलग रंगों में बदल गए थे। उन्हें देखकर सड़क पर जा रहे सारे लोग उन पर हंसने लगे, जिसे देखकर उन गुंडों को बहुत गुस्सा आ गया था और वो विनोद को घेर लिए थे ताकि उसे मार सके। ये सब कैसे और क्यों हुआ, सच में मुझे नहीं पता है सर। आप चाहें तो मैं ये आइसक्रीम खुद खाकर बताता हूँ। ये कहकर विनोद हर तरह की आइसक्रीम खाकर उन्हें बताता है, लेकिन विनोद को कुछ भी नहीं हुआ था। देखा आपने, मेरे पास बहुत लोगों ने आइसक्रीम खरीदा था, लेकिन किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ है। मेरे पास आइसक्रीम खाने से पहले क्या आपने कुछ और खाया था? अरे यार, ये तो कोई जादू लग रहा है। अभी सब चलो यहाँ से चलते हैं, इसको तो हम कल देख लेंगे। विनोद उनके चेहरे देखकर मन ही मन हंसने लगा। फिर वो चारों गुंडे अपने चेहरे लेकर गांव में घूम नहीं सकते थे। वो किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचे थे, इसीलिए हमेशा घर में ही रहा करते थे। उन गुंडों की वजह से जिनका भी नुकसान हुआ था, वो सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। विनोद भी जैसा उसने चाहा था वैसे ही खूब सारा पैसा कमाने लगा और वो दोनों पति पत्नी भी खुश होकर जीने लगे।